बात करते हैं हम लोग भूकंप के प्रमुख कारण पढ़ते हैं, मतलब अर्थ की कुछ जो आता है उसकी बात करते हैं। और यहाँ पे देखिए भूकंप के प्रमुख कारण क्या-क्या होते हैं, भूकंप आने के कारण क्या है, तो ज्वालामुखी की क्रिया ज़रूरी है। ये अगर ज्वालामुखी के कारण भी भूकंप आते हैं, फ्लोटिंग या उसे आप बोल सकते हैं कंट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन बोलिए, तब भूकंप आती है। समस्थितिक समायोजन या भू संतुलन की बात करता है। आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट कहिए, प्रत्यास्थ पुनः संचलन क्रिया जो है जिसे इलास्टिक रिबाउंड एक्शन बोलिए, तब होता है। पुनः जब संचलन हो, नया कुछ होना हो, तब कोई क्रिया होता है, कोई एक्शन होना होता है। या प्लेट का विवर्तनिक क्रिया, टेक्टोनिक एक्शन। तो भूकंप के कारण समझ गए, ज्वालामुखी क्रिया हो, भ्रंश के कारण हो, या कोई भी समायोजन या भू संतुलन अगर इधर से उधर होना है, या प्रत्यास्थ भू संचलन क्रिया हो, अचानक हो सकता है, और या प्लेट का विवर्तित क्रिया हो, ये सब कारण हमारा भूकंप का है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में भूकंपीय तरंगों का संचरण कैसे होता है? तो देखिए ऊपर भूकंप केंद्र है, अधिकेंद्र है, समझ सकते हैं। तो हम चलिए इसके बारे में हम जानते हैं वन बाय वन। बस इतना जान लीजिए, पिक्चर देख लीजिए। देखिए भूकंपीय तरंग की बात करें तो पी तरंग में इंडिकेट करते हैं, एस तरंग में इंडिकेट करते हैं और एल तरंग में हम बताते हैं कि भूकंप का जो तरंग होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो एस तरंग पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग में होते हैं। प्राथमिक एवं लंबवत तरंगे वेव्स किसे कहते हैं? तो हम बताएंगे पी तरंग को बोलते हैं। ठीक है। अब लंबवत तरंग अगर पूछे या प्राथमिक एवं लंबवत तरंग, प्रथम कौन है? तो पी तरंग है, बस खत्म, है ना, एल तरंग, ऐसे याद रखिएगा। अब इस तरंग जो है किस अन्य नाम से जानी जाती है? तो अनुप्रस्थ एवं गौण तरंग के नाम से जानते हैं। और जैसे प्राइमरी तरंग कौन है? पी तरंग है। सेकेंडरी तरंग कौन है? एस तरंग है। और थर्ड तरंग जो थर्ड नंबर पे आएगा वो एल तरंग होगा, ऐसे याद कर सकते हैं। अगर बात करें एल तरंग को, तो एल तरंग क्या है? धरातलीय तरंग है, जिसे हम सरफेस या लॉन्ग पीरियड वेव बोल सकते हैं, जो लंबे समय तक चलता है, एल तरंग। ठीक है। तो एल तरंग की जो है गति सबसे कम किंतु तीव्रता सर्वाधिक होती है, जबकि पी तरंग की गति सर्वाधिक है, तीव्रता सबसे कम होगा, मतलब गति सर्वाधिक है। तो सोचिए इस तरह का है। देखिए यहाँ पे और भी क्लियर करते हैं। जैसे हम एल तरंग पढ़ लिए, तो एल तरंग क्या है? धरातलीय तरंग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो सरफेस पे आती है। लेकिन पता है एक बात जान लीजिए एक तरंग के बारे में, कि भूकंप के दौरान जब पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होने वाली होती है, जब उत्पन्न होती है तो सबसे धीमी होगी, लेकिन सबसे विनाशकारी मानी जाती है एल तरंग। ये जान लीजिए, समझ गए। और याद रखिएगा पी जो तरंग है और एस तरंग पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है और वही बदल कर जो है एल तरंग में परिवर्तित हो जाती है, वही एल तरंग बन के आती है धरातल पर, समझ गए। तो ये बहुत ही विनाशकारी होता है। इसीलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एल तरंग की गति सबसे कम है, कम गति में है, क्योंकि पी और एस में बदलते हुए आती है, दोनों को बदलकर एल तरंग में धरातल पर आती है। तो भाई गति तो कम है, लेकिन तीव्र सर्वाधिक होती है, तीव्रता इसकी जो है सर्वाधिक होती है, मतलब विनाशकारी, ये बहुत ही भयानक होती है। तो एल तरंग के बारे में समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जबकि पी तरंगों की जो है गति जो है सर्वाधिक है, गति एकदम स्पीड में है। एस उतना नहीं है जितना पी है, पी बहुत स्पीड में आएगा, एकदम गति करेगा, ठीक है, लेकिन तीव्रता इसका जो है कम है, क्योंकि जब वो अपना काम करते हुए जब जाएगा धरातलीय क्षेत्र में तो ये एल में परिवर्तित हो जाता है। एल का काम हो जाता है गति का जो है कम करना और तीव्रता को सर्वाधिक कर देना। और यहाँ पे है पी का तरंग का गति स्पीड है, निकल रहा है एकदम गति में, लेकिन ऊपर जाके तीव्रता इसका कम हो जाती है और एल में जाके एक्शन हो जाती है। तो एल विनाशकारी हो जाता है धरातल के लिए। लेकिन याद रखिएगा पी तरंग में आपका ठोस, द्रव, गैस तीनों रूप में आता है पी तरंग। एस तरंग जो आता है वो सिर्फ आपको आएगा पी की तुलना में बहुत कम आता है, धीमी गति से आता है। लेकिन ये जो आएगा पी मतलब एस, ठीक है, एस जो आएगा वो आएगा ठोस पदार्थ में केवल। तो एस तरंग अगर पूछे कि किस में सबसे ज्यादा आता है, तो ठोस पदार्थ से होकर सबसे ज्यादा गुजरती है, ठीक है। और पी जो है ठोस, द्रव, गैस तीनों में होके जाती है। और एल जो है पी और एस के माध्यम से ही होकर धरातल पे आती है, तो वो समझिए एल विनाशकारी ही होता है। तो गति जो है सबसे कम करेगा, लेकिन एक्शन तीव्र सर्वाधिक करेगा, तीव्रता से करेगा एक्शन, कौन? एल तरंग। और पी क्या है? गति सर्वाधिक करेगा, लेकिन एक्शन जो तीव्रता जो है इसमें कम होती है, समझ गया ना। तो पी ही सबको भड़काता है, ये समझ जाइए। तो मैंने कोशिश किया समझाने की। तो
इसलिए एस को कहा जाता है, कॉमन है बेचारा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो पी ज्यादा है, बीच वाला बेचारा मध्यम, बताते ना मध्यम वाला बेचारा सीधा साधा दोनों को बैलेंस करके चलता है एस, वही एस तरंग जो है बैलेंस करता है। लेकिन अब इन दोनों को तोड़ के पी घुसा गया तो एस वाला को तो लपेट ही लेता है, एल वाला तो जाके बम फोड़ देगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है कि भारत में विश्व की सबसे आधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली जो है कब प्रारंभ की गई? तो अक्टूबर 2007 में की गई। कब की गई? अक्टूबर 2007 में की गई थी। क्या की गई? तो भारत ने विश्व की सबसे आधुनिक सुनामी की चेतावनी जो प्रणाली होती है उसकी शुरुआत किया था। भारत ने शुरू किया था विश्व में। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र की बात करें तो कहाँ स्थापित किया गया है? तो हैदराबाद तेलंगाना में किया गया है। तेलंगाना के हैदराबाद में किया गया है, ये आप जानते हैं। और हैदराबाद तेलंगाना का क्या है बताइए, कैपिटल है कि नहीं? तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र जिसे हम INCOIS बोलते हैं, है ना? तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र कहाँ स्थापित है? तो हैदराबाद तेलंगाना में है। ये सवाल पूछता है। अब कुछ पॉइंट होते हैं, हमेशा मैं बताता हूँ। तो आप पी तरंग का नाम सुने होंगे, सुने ना? पी तरंग का नाम सुने होंगे, जो कि ठोस के साथ साथ तरल माध्यम में भी जाता है, द्रव माध्यम में भी जाता है। इसी माध्यम से आता है पी तरंग। ठोस की तुलना में तरल माध्यम में इसकी जो गति है मंद होती है। तरल में मंद होती है, किसकी? पी की। लेकिन होता तो तीनों में है। इस बेचारा सिर्फ ठोस में होता है, इस तरंग और एल तरंग इन दोनों से मिलकर जो एक्शन करता है धरातलीय पे, वो विनाशकारी हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात कर रहे हैं हम लोग कि भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने वाले यंत्र को भूकंपी लेखी बोला जाता है या सिस्मोग्राफी कहते हैं। तो आपसे दो ही सवाल, भूकंप तरंग की तीव्रता मापने वाले यंत्र का क्या है? सिस्मोग्राफी कह दीजिए या भूकंप लेखी कह दीजिए, एक ही है। अगर मैं बात करूं, भूकंप मापने के 3 स्केल होते हैं। कितने स्केल होते हैं? 3 स्केल होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 स्केल होते हैं, एकदम होते हैं। तो याद रखिएगा, पहला स्केल को हम रॉसी फोरेल स्केल बोलते हैं, रॉसी फोरेल स्केल बोलते हैं। इसके पैमाने पर 1 से 11 मापक जो होता है उसे रखा गया है। अगर दूसरा देखें हम भूकंप का, तो स्केल की बात हो रही है, तो मर्केली स्केल कहा जाता है। तो मर्केली स्केल का यह अनुभव जो है आधारित पैमाने पर होता है, कितना अनुभव हुआ, अनुभव के हिसाब से आधारित बताया जाता है। और ये जो है 1 से 12 मापक रखे गए हैं, 1 से लेकर 12 तक। 11 से अगर 11 पूछे तो ये बताइएगा रॉसी फोरेल स्केल के मापक रेखा मतलब मापक में रखा गया है। तीसरा होता है रिएक्टर स्केल। ये सवाल सबसे ज्यादा रिएक्टर स्केल से पूछता है। ये स्केल है, आज क्लियर कर लीजिए कि सिस्मोग्राफी एक यंत्र है जो मापा जाता है, लेकिन एक स्केल के माध्यम से भी मापा जाता है, जो कि 3 रूप में है, जिसमें सबसे ज्यादा सवाल बना है रिएक्टर स्केल से, है ना? लेकिन अब सवाल बन सकता है बीपीएससी में रॉसी फोरेल स्केल, मर्केली स्केल, ये 3 स्केल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है भूकंप को नापने के लिए। यह जो है लघु गणीय मतलब गणकीय मापक है, ठीक है? क्या है? लघु गणकीय मापक के रूप में यह काम करता है, जिसकी तीव्रता जो है 0 से 10 तक होती है, मतलब 0 से ही 10 तक होती है। आप पढ़े 1 से 11, 1 से 12, तो 1 से 11 जिसका था उसे रॉसी फोरेल स्केल बोलते हैं। 1 से 12 जिसका था मर्केली स्केल पढ़े थे। लेकिन 0 से 10 तक पूछे तो रिएक्टर स्केल टिक लगा क्या जाएगा, ठीक है? आगे चलते हैं। और रिएक्टर स्केल पर जो है प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुनी अधिक तीव्रता जो है व्यक्त करती है, इसलिए रिएक्टर स्केल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये व्यक्त कर देती है, 10 गुना अधिक व्यक्त कर देती है, तीव्रता बता देती है। क्लियर? चलिए अगर मैं बात करूं सर्वप्रथम किस स्थान पर भूकंपीय तरंगे अनुभव की जाती है, बता सकते हैं? तो भूकंप के केंद्र पर ही तो करते हैं, है ना? इपिक सेंटर पर करते हैं। और ऊपर देखे ही होंगे, है ना? ऐसे यहाँ पे था, तो इपिक सेंटर पर करते हैं। भूकंपीय तरंग पर ही अनुभव होगा सर्वप्रथम। किस स्थान को विश्व की भूकंपीय राजधानी कहा जाता है? द अर्थक्वेक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, तो वो है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में आता है और ये पार्क फील्ड है। क्या है? पार्क फील्ड है। यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको अनुभव होगा, इसलिए यहाँ पे भूकंप की राजधानी कह दिया गया है कैलिफोर्निया को। और कैलिफोर्निया के पार्क फील्ड जगह पे होता है, हमेशा होता रहता है। इस पर मूवी भी बहुत बार बनी है, खतरनाक होता है। अगर बात करें भूकंप के प्रकार की बात करें, ठीक है, जिसे हम प्लेट विवर्तनी
के अनुसार हम बताएंगे, प्लेट इधर से उधर हो जाता है उसके अनुसार हम लोग बताएंगे। तो याद रखिएगा भूकंप के जो है प्रकार के हिसाब से हम गहराई भी बताएंगे। जैसे मान लीजिए छिछले केंद्र वाले भूकंप, एक मध्यम केंद्र वाले भूकंप, एक गहन केंद्र वाले भूकंप, एक पतालीय केंद्र वाले भूकंप। तो पतालीय जो नीचे धरती के नीचे है उसको बोलते हैं। तो याद रखिए छिछले केंद्र वाले भूकंप जो धरातल के ऊपरी हिस्से को बोलिए तो 0 से 35 किमी बता सकते हैं गहराई होती है, जो कि शुरुआती तौर पे हम बताते हैं। मध्यम वाला जो कि बीच सेंटर में बोलते हैं, जैसे 35 से 75 किमी बताइएगा, ठीक है। और गहन केंद्र वाले जो कि एकदम गहराई वाले, गहन मतलब अंदर की ओर गहराई वाले, तो 100 से 350 किमी बताया जाता है। और एक पताली है जो कि एकदम अंदर की ओर है, ठीक है, गहराई है, को गहराई के अंदर जाइए, मतलब एकदम क्षेत्र में इसके जो भूकंप आने की जो होता है ना, वहां से हम बात करते हैं। तो 350 से 700 किमी बताइएगा। ये है प्लेट के हिसाब से, प्लेट का विवर्तनीकरण अगर होगा, इधर से उधर हो रहा है, तब भूकंप का जो है प्रक्रिया कहाँ से सबसे ज्यादा कब आएगा और धरातल पर कैसे होगा। तो छिछल केंद्र पे मतलब कि हम लोग ऊपरी धरातलीय क्षेत्र में बोलिए 0 से 35 बता दीजिएगा। मध्यम केंद्र पूछे मतलब बीच सेंटर में पूछे तो 35 से 75 टिक लगा के आ जाएगा। तो ये सब सवाल आपको देखना होगा। और सबसे नीचे 350 से 700 हो सकता है, ऑप्शन में ज्यादा हो तो ज्यादा टिक लगा के आ जाएगा, जो दिखे आपको ज्यादा, ठीक है। और बात करते हैं हम लोग कि भूकंपीय केंद्रीय मतलब अधिक केंद्र की बात करते हैं, इपिक सेंटर की बात करते हैं। भूकंपीय अधिक केंद्र से जो है 105 डिग्री और 145 डिग्री के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है, तो उसे भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं, मतलब सिस्मिक शैडो एरिया बोला जाता है भूकंपीय छाया क्षेत्र बोलते हैं अगर 105 डिग्री से लेकर 145 के मध्य अगर पूछ दे सवाल तो। और हम जानते हैं, और अगर बात करें हम लोग कि विश्व का सबसे विस्तृत भूकंपीय अगर क्षेत्र है या मतलब भूकंप का क्षेत्र कौन सा है, तो प्रशांत महासागर का तटीय जो पेटी है, इसे हम सर्क्यूम पैसिफिक बेल्ट बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं। तो विश्व का सबसे विस्तृत अगर भूकंप का क्षेत्र अगर पूछते तो आपको प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी बता देना है। अगर मान लीजिए कि किस स्थान को विश्व की भूकंपीय राजधानी द अर्थ क्यू के कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, तो हम बताएंगे प्रशांत महासागरीय तटीय पेट को कहते हैं, मतलब पेटी को कहते हैं, पेट नहीं पेटी को कहते हैं, मतलब बेल्ट को कहते हैं, सर्क्यूम पैसिफिक बेल्ट को कहते हैं। क्या कहते हैं, विश्व की भूकंपीय राजधानी कहते हैं, याद रखिएगा। और एक और को कहते हैं जगह को, कैलिफोर्निया में होता है ना, कैलिफोर्निया में सबसे ज्यादा होता है। और वो क्षेत्र का नाम बताइए। तो विश्व का भूकंपीय राजधानी कैलिफोर्निया पार्क फील्ड है, और वही प्रशांत महासागर के पेटी के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि वहां पे भी विश्व की भूकंप राजधानी उसी को कहेंगे जहां कैलिफोर्निया के पार्क फील्ड को कहते हैं। तो वहां पे प्रशांत महासागर होगा तभी तो, है ना, ऐसे याद रख सकते हैं हम, लॉजिकल है। अगर मैं बात करूं और भी जानकारी लें तो देखिए यहाँ पे है प्लेट विवर्तनिक, जिसे हम प्लेट टेक्टोनिक बोलते हैं। टेक्टोनिक क्रिया के कारण भारतीय उपमहाद्वीप का कौन सा प्रदेश जो है भूकंप का ग्रहणशील अर्थ, ठीक है, रिसेप्टिव है, तो उत्तर पश्चिम प्रदेश है, मतलब ग्रहणशील है तो उत्तर पश्चिम प्रदेश को बताया जाता है, मतलब नॉर्थ वेस्ट प्रदेश को बताया जाता है उपमहाद्वीप का, भारतीय उपमहाद्वीप का कौन सा प्रदेश, तो नॉर्थ वेस्ट जो है बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, भूकंपीय ग्रहणशील है। अगर भूकंप आने से पहले वायुमंडल में किस गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, तो हम बताएंगे रेडॉन गैस की वृद्धि हो जाती है। तो रेडॉन गैस जैसे ही समझ में आ जाए तो समझ जाइए भूकंप आने की संभावना बढ़ने वाली है, तो भागना शुरू कीजिए सॉरी, ये बचने का उपाय देखिए। तो याद रखिएगा रेडॉन गैस है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं महाद्वीप के बारे में। तो महाद्वीप के बारे में बता दूं कि महाद्वीप हमारे टोटल 7 हैं। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। ये तो हम जान गए। 7 महाद्वीप में एशिया महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप है। महाद्वीप गिनिएगा, आगे हम चलते हैं, आगे एशिया महाद्वीप की ओर चलते हैं, एक हो गया। उसके बाद हम चलते हैं अफ्रीका महाद्वीप, कहाँ है अफ्रीका महाद्वीप? यहाँ पे है, तो दूसरा नंबर हो गया, ऐसे याद करेंगे। तीसरा हमारा उत्तरी अमेरिका हो गया कि नहीं? उत्तरी अमेरिका हो गया, तीसरा यहाँ पे देखिए। और उसके बाद उत्तरी अमेरिका मतलब दक्षिणी अमेरिका, नीचे चले जाइए तो चौथे नंबर पे दक्षिणी अमेरिका आ जाएगा, ऐसे याद रखेंगे। और फिर उसके बाद पांचवें नंबर पर जो है आएगा क्या? अंटार्कटिका महाद्वीप आएगा। तो अंटार्कटिका महाद्वीप कहाँ दिख रहा है? हमको तो नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप है। क्लियर हो गया। अगर मैं बात करूँ और तो उसके बाद क्या आएगा?
यूरोप महाद्वीप, छठे नंबर पे यूरोप आएगा। तो यूरोप कहाँ दिख रहा है छठे नंबर पे? यहाँ पे देखिए, यूरोप है छठे नंबर पे। तो एक हो गए यहाँ पे। सातवें नंबर पे हमारा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आएगा। तो 7 हो गए। 7 हमारे कंटिनेंट हैं, तो महासागर हमारे 5 हैं। कौन कौन है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिण महासागर। ये जो है 5 महासागर हैं। ठीक है, तो प्रशांत महासागर को पैसिफिक महासागर बोलते हैं, अटलांटिक को अटलांटिक महासागर बोलते हैं, मतलब ओशियन बोलते हैं, हिंद महासागर को इंडियन ओशियन बोलते हैं और आर्कटिक महासागर को आर्कटिक ओशियन बोलते हैं। और दक्षिण ओशियन को हम लोग अंटार्कटिका महासागर भी बोलते हैं, जिसे हम साउथर्न ओशियन बोलिए या अंटार्कटिका ओशियन बोलिए, दक्षिण महासागर का दूसरा नाम है। क्लियर हो गया? तो चलिए आगे चलते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें महाद्वीपों का अवरोही अनुक्रम क्या है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, असेंडिंग ऑर्डर नहीं, डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बड़ा से छोटा की ओर जा रहा है ना। तो हम एशिया सबसे बड़ा है 1 नंबर, अफ्रीका दूसरा नंबर, उत्तरी अमेरिका तीसरा नंबर और दक्षिण अमेरिका चौथा नंबर और अंटार्कटिका हमारा 5वां नंबर, यूरोप हमारा 6ठा नंबर और ऑस्ट्रेलिया हमारा 7वां नंबर है, जो कि सबसे छोटा है। अगर यही आरोही क्रम में बोलता तो ऑस्ट्रेलिया होता, यूरोप होता, अंटार्कटिका होता, दक्षिण अमेरिका होता, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया अंत में होता। अगर आरोही क्रम में पूछता, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में पूछता, मतलब छोटा से बड़ा की ओर पूछता है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है बड़ा से छोटा की ओर। तो 7 हैं और 7 हमारा बता दिया गया क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर बात करें कि एशिया का सबसे गर्म स्थान अगर पूछे कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप का सबसे गर्म स्थान अगर पूछे तो इजराइल को बताएंगे, जो कि 54 डिग्री सेल्सियस पे होता है। और इजराइल का कौन सा जगह? तिरात जबी जगह है, याद रखिए जबी, तिरात जबी जगह है उसी जगह। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो हम बताएंगे विश्व का सबसे ठंडा स्थान जहां पे -45 डिग्री सेल्सियस है। सोचिए कौन सा है? तो साइबेरिया। साइबेरिया मतलब रूस का साइबेरिया जगह है, और वो भी वहां पे रूस में एक जगह है जिसका नाम है वर्खो। क्या नाम है? वार्खो यांगश, यांगश। ठीक है, यांगस बोलिएगा, तो बर्खो यांगस बोलेंगे। क्लियर हो गए? क्षेत्रफल के और जनसंख्या के दोनों के दृष्टि से अगर बताएं तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, जो कि नंबर 1 है। ठीक है, सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल के हिसाब से भी बड़ा है और जनसंख्या के हिसाब से भी बड़ा है, यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा है। और सवाल है कि विश्व का सबसे गर्म स्थान डेथ वैली किस महाद्वीप में स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका में है। तो विश्व का सबसे गर्म स्थान जो है जहाँ पे डेथ वैली है, मतलब डेथ वैली, याद रखिएगा, वहां पे कौन सा महाद्वीप है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। तो ये बोलिए कि किस महाद्वीप में है डेथ वैली? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। और उत्तरी अमेरिका कितने नंबर पे आता है? कमेंट कीजिए। तो हम बताएंगे तीसरे नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्लियर हो गया? चलिए, और उसके बाद चौथे नंबर पे दक्षिण अमेरिका आता है क्षेत्रफल की। दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ठीक है, दक्षिण अमेरिका तथा उत्तरी अमेरिका में कौन सी नहर जो है विभाजित करती है? पनामा नहर जो है इन दोनों को अलग करती है। पनामा नहर इन दोनों के बीच में अलग करती है दक्षिण अमेरिका उत्तरी अमेरिका को। अब ये जो है उत्तरी अमेरिका क्षेत्रफल के हिसाब से जो है तीसरे नंबर पे आती है, इसके बाद चौथे नंबर पे क्षेत्रफल के हिसाब से दक्षिण अमेरिका आती है। इससे पहले बताइए पहला और दूसरा कौन था? इसी तरह सवाल करूंगा, कमेंट करते जाइए, तो पता चलेगा कि आपका लेवल तैयारी में हो रहा है। अब बात करते हैं, देखिए महाद्वीप का, कंटिनेंट का बात कर रहे हैं। तो महाद्वीप कंटिनेंट एक दूसरे से कैसे पृथक हुए हैं बता सकते हैं? तो हम प्लेट विवर्तनिक क्रिया से होते हैं। और सही बात है, भूकंप आने से, सुनामी आने से, प्लेट का इधर उधर होने से, है ना। तो अगर प्लेट इधर उधर हो रहा है तो भूकंप आएगा, जो कि हम भूकंप का चैप्टर पढ़ ही रहे थे। अब महाद्वीप पढ़ रहे हैं, तो महाद्वीप जो बनते हैं, कंटिनेंट बनते हैं, वो कारण क्या है? प्लेट का विवर्तीकरण, मतलब टेक्टोनिक के कारण होता है। प्लेट का ये क्रिया द्वारा होता है, इधर से उधर होना, एक दूसरे टकराते हुए अलग होना। ठीक है, उथल पुथल होना नीचे, पृथ्वी के नीचे। तो किस महाद्वीप की औसत ऊंचाई सर्वाधिक है? तो दक्षिणी ध्रुव की औसत ऊंचाई, सही बात है, ऊंचा है। दक्षिणी ध्रुव की जो नीचे की है, नॉर्थ पोल बोलिए, उसकी जो है औसत ऊंचाई ठीक है, सर्वाधिक है, जो कि किसे बोलेंगे? अंटार्कटिका को बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अंटार्कटिका को बोलेंगे। इस अंटार्कटिका में पड़ता है दक्षिणी ध्रुव, ऊंचा है महाद्वीप में, अंटार्कटिका महाद्वीप में। ठीक है, अगर बात करें पूर्णतः हिमाच्छादित, जो छादित होते हैं, हिम जो पिघलते हैं, रहने के कारण, हिमच्छादित रहने के कारण अंटार्कटिका महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, जब हिमच्छादित ज्यादा होते रहता है, कभी कभी पिघल जाता है, कभी कभी एकदम हिम ज्यादा होता है, याद रखिएगा। तो इसके कारण क्या है? अंटार्कटिका महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप में रखा गया है, नाम दिया गया है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप को हम प्रायद्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। अगर पूछे प्रायद्वीपियों का प्रायद्वीप एवं यूरेशिया
का प्रायद्वीप किस महाद्वीप को कहते हैं? तो यूरोप को कहते हैं। यूरोप जो है 6ठे नंबर का क्षेत्रफल के हिसाब से है। किस नंबर पे? 6ठे नंबर पे है क्षेत्रफल के हिसाब से यूरोप महाद्वीप। तो याद रखिएगा यूरेशिया महाद्वीप के नाम से यूरोप को ही जानते हैं, क्योंकि यूरेशिया और एशिया आपका जो है एकदम सटा हुआ है, आसपास है, तो इसलिए यूरेशिया कहा जाता है। और प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी यूरोप को ही कहते हैं, यूरोप महाद्वीप को ही कहते हैं, यूरोप कॉन्टिनेंट को ही कहते हैं। अच्छा, अगर उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो हम बताएंगे यूरोप है। सही बात है, 6ठे नंबर पे छोटा है, और एक तो भाई ऑस्ट्रेलिया तो और छोटा है। तो उत्तरी गोलार्ध में पूछ रहा है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में पूछे छोटा महाद्वीप, तो हम बताएंगे यूरोप को। नॉर्थ में याद रखिएगा, और साउथ में पूछे तो कौन है? कमेंट कीजिए। तो अफ्रीका महाद्वीप, अगर मेरा शुरू से अगर वीडियो देख रहे हैं, मतलब एनसीईआरटी का जो मैंने एमसीक्यू विद डिटेल पढ़ाया है, उसमें अगर आप देख रहे हैं तो उसमें आपको मिलेगा क्या पता है? उसमें आपको मिलेगा डिटेल मिल जाएगा, जो कि टॉपिक वाइज पढ़ाया मैंने। तो वो अगर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बनाओ, जाके चले जाइए, देख लीजिए। तो याद रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप से होकर विषुवत कर्क, याद रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप से क्या क्या होता है? विषुवत रेखा होता है, कर्क रेखा, मकर रेखा, तीनों गुजरती है। ये हम शुरू में ही पढ़े, अगर मेरा शुरू से वीडियो देखते आ रहे हैं तो। अगर मैं बात करूं प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्ध किस महाद्वीप में सर्वाधिक है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। सही बात है, प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्ध है, तो प्रति व्यक्ति के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया में है, याद रखिएगा सर्वाधिक। और याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में कंगारू सबसे ज्यादा मिलता है, क्योंकि कंगारू उसी जगह सबसे ज्यादा आपको मिलेगा ही, उसी क्षेत्र में। किस महाद्वीप का विस्तार जो है पूर्णतः दक्षिण गोलार्ध में है? तो ऑस्ट्रेलिया का। यही तो बोले कि दक्षिणी गोलार्ध में कौन है? ऑस्ट्रेलिया। और उत्तरी गोलार्ध में कौन है? सबसे छोटा यूरोप है। क्लियर? उत्तरी गोलार्ध यूरोप और दक्षिणी गोलार्ध में हमारा ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में ही बसा हुआ है ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए मैं बता देता हूँ कुछ। ऑस्ट्रेलिया जो कि 7वें नंबर का है महाद्वीप क्षेत्रफल के हिसाब से, और ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, मेलानेशिया हो गया, माइक्रोनेशिया हो गया, और पॉलिनेशिया हो गया। ये सब द्वीप जो है याद रखिएगा कहाँ? ओसेनिया में आता है, इसलिए ओसेनिया कहा जाता है। किसे? ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को, मेलानेशिया को, माइक्रोनेशिया को और पॉलिनेशिया को, ये सब को कहा जाता है ओसेनिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओशेनिया बोला जाता है। अब देखिए, अब बात करते हैं हम लोग पर्वत श्रेणी, माउंटेन रेंज की बात करेंगे। तो बलन का मतलब होता है जिसे फ्लोड बोलते हैं या फ्लॉड बोला जाता है। तो बलन क्रिया किस कारण होता है पता है? पर्वत निर्माणकारी बल के कारण होता है। जो पर्वत का निर्माण होता है उस पे जो बल का कारण होता है, इसी के कारण होता है, उसी को हम बलन कहते हैं या बलन क्रिया कहते हैं। अगर बात करें विश्व का सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो हम बताएंगे विश्व में एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है सर्वाधिक रूप से। एंडीज पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है? तो हम बताएंगे दक्षिण अमेरिका में है। और दक्षिण अमेरिका में है तो बताइए कितने नंबर का आ जाता है? तो हम जानते हैं तीसरे नंबर का उत्तरी अमेरिका है, तो चौथे नंबर का हमारा महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका। क्लियर हो गए? ऐसे भी याद रखिएगा। अब इसमें देखिए विश्व के सर्वाधिक 8 पर्वत जो है ऊंचा है, सर्वाधिक ऊंचा है 8 पर्वत। 8 पर्वत में हम सबसे ज्यादा पहले जानते हैं माउंट एवरेस्ट को, जो कि नेपाल तिब्बत सीमा पर है, जो कि सबसे ऊंचा हाइट में है अभी तक में। जो कि इसकी हाइट अगर बताई जाती है रियल में एनसीईआरटी के तहत तो 8848.86 बताई गई है, मतलब 8848.86 मीटर ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की, जो कि नेपाल तिब्बत की सीमा पर है, ये हम जानते हैं, और जो कि सर्वाधिक ऊंचा है 8 पर्वत में। क्लियर? आगे चलते हैं दूसरे पे कि माउंट एवरेस्ट को हम समझ गए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड नंबर का सर्वाधिक जो वर्ल्ड में ऊंचाई पे पर्वत है, जिसमें केटू जिसे हम बोलते हैं। केटू को एक और नाम से जानते हैं, आप प्लीज उसे बताइए किस नाम से जानते हैं, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ, तो केटू का नाम बताइएगा। तो केटू जो है इसकी ऊंचाई अगर बात करें तो 8611 मीटर है, याद रखिएगा। अगर हाइट पूछेगा केटू का तो हम बताएंगे 8611 बताएंगे। और ये है क्या? भारत के हिस्से में है, लेकिन भारत पाक अधिकृत लद्दाख जो क्षेत्र है उसमें है। तो भारत पाक दोनों के क्षेत्र में हम बताते हैं, लेकिन हम भारत में ही मानते हैं केटू का। तो ये जो है 8611 है, सेकंड नंबर का सर्वाधिक ऊंचाई वाला पर्वत है केटू। अगर बात करें कंचनजंगा की बात करें, किसकी बात हो रही है? कंचनजंगा की। तो कंचनजंगा जो है देखिए यहाँ पे जंगा होना चाहिए, जंगा कर दिया है, ठीक है। कंचनजंगा हम लोग बोलते हैं, आसानी लगता है। तो कंचनजंगा को बताइए इसकी ऊंचाई जो है तीसरे नंबर की है, तो
86 है, मतलब 85-86 जो है इसकी मीटर ऊंचाई है कंचनजंगा का, और ये तीसरे नंबर की विश्व में तीसरा नंबर स्थान है। ये भी जो है भारत और नेपाल सीमा पर पड़ता है। क्या पड़ता है? भारत और नेपाल सीमा का क्षेत्र में पड़ता है कंचनजंगा। एक हो गए। चौथे नंबर की अगर बात करें तो लहो तसे नाम का एक पर्वत है, याद रखिएगा, जो कि चौथे नंबर का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है। इसकी हाइट भी 8516 मीटर है, याद रखिएगा 8516 है। याद रखेंगे कंचनजंगा का 8586 था, लेकिन लहो तसे का ये है 8516, जो कि नेपाल तिब्बत की सीमा पर है, और कंचनजंगा भारत नेपाल सीमा पर है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। पांचवें नंबर का बहुत ही अच्छा है और नेपाल तिब्बत सीमा पर है ये, मकाऊ, नाम ही है मकाऊ। मकाऊ का अगर हाइट पूछे पर्वत का, ये जो पांचवें नंबर पे है, उसका 8462 मीटर ऊंचाई है, मतलब 8462 मीटर इसकी ऊंचाई बताई जाती है। 84-62 मीटर ऊंचाई है और नेपाल तिब्बत की सीमा पर है। एक छठे नंबर का है जो कि विश्व धरोहर के रूप में हम समझते हैं इसे, जो कि छठे नंबर पे आता है चो ओयू, नाम है चो अलग कर दीजिए, ओ यू अलग कर दीजिए, चो यू या चो ओ यू अलग कर दीजिए। तो याद रखिएगा इस पर्वत का जो है हाइट है 8201 है, याद रखिएगा 8201 बोलिए या 8201 मीटर बोलिए ऊंचाई है, और नेपाल तिब्बत सीमा पर ये आपको दिखेगा। और सातवें नंबर का जो पर्वत है, जिसे हम यहाँ पे देखिए चो ओ यू भी बोल सकते हैं या जो ओ भी बोलते हैं, कभी कभी यू को गायब कर देता है, तो ये पर्वत आपको मिलेगा नेपाल तिब्बत सीमा पर। अगर मैं बात करूं और क्या बात करूं तो धौलागिरी की बात करूं, तो धौलागिरी जो है ऊंचा पर्वत है जो कि 8वें नंबर का है और वो 8167 मीटर पे है। तो 8167 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है और ये नेपाल की सीमा पर अवस्थित है। कहाँ है? नेपाल की सीमा पर अवस्थित है। तो धौलागिरी अगर पर्वत पूछे तो 7वें नंबर का ऊंचा पर्वत है, इसके हाइट पूछे तो 8167 इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी वाले के लिए हाइट इंपॉर्टेंट है। और अगर 8वें नंबर में जो आता है विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर जो पर्वत है वो नेपाल में ही पड़ता है और इसका नाम है मनासलू। क्या बताइएगा? मनासलू भी बोल सकते हैं या मनासलू भी बोल सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है, इसे तोड़ कर भी याद कर लीजिए। मनास लू अलग कर दीजिए, तो मनासलू अगर पर्वत पूछते तो आपको बताना है, कितना बताना है? 8163 बता देना है, याद रखना है। तो धौलागिरी से ज्यादा नहीं जो है आप ये बोल सकते हैं कि 4 कम है, ठीक है, हाइट में, तो 8163 है। तो ये इंपॉर्टेंट था, मैंने कोशिश किया आपको याद हो जाए। okay. अब बात करते हैं कि हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए दक्षिणी अल्पस, आल्पस भी बोलते हैं, अल्पस भी बोल सकते हैं, बहुत शब्दों का खेल है, बस शब्दों के खेल को समझ जाइएगा तो आपको एग्जाम निकालना आसान है। तो दक्षिणी अल्पस की बात करें, साउथर्न अल्पस बोल दीजिए। पर्वतमाला जो है किस देश में स्थित है? तो न्यूजीलैंड में स्थित है। क्या? न्यूजीलैंड में ये स्थित है। क्या है? न्यूजीलैंड में। कौन सा? साउथ अल्पस पर्वत है। विश्व का अधिकांश ऊंची चोटियां नवीन मोड़दार पर्वतों में है। तो क्या है? नवीन मोड़दार पर्वतों या मोड़दार जो पर्वत है उसमें है। ये क्लियर हो गए। अगर पूछे व्हाइट माउंटेन किस देश में स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो व्हाइट माउंटेन अगर पूछते, व्हाइट माउंटेन जो है किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। आपसे पूछेगा भारत और म्यांमार के मध्य, भारत और म्यांमार के मध्य कौन सा पर्वत जो है बताइए है जो कि सीमा निर्धारित करता है? तो बारमीज और क्या बोलते हैं अरका नयोमा पर्वत जो है चाप है। वर्मीज अराका नयोमा पर्वत जो चाप है वो आपको मिलेगा भारत और म्यांमार के मध्य में, ये पर्वत का नाम है। वर्मीज पर्वत भी मिलेगा और एक अराका नयोमा पर्वत भी आपको मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गए। अगर पूछेगा हिमालय का विस्तार जो है अराका नयोमा पर्वत जो है किस देश में स्थित है? तो हम बताएंगे म्यांमार में है, क्योंकि भारत और म्यांमार के मध्य में ये पर्वत आपको मिलता है। सिर्फ अराका नयोमा पर्वत जो है सिर्फ म्यांमार में ही नहीं है, भारत के और म्यांमार के बीच में है, तो इसीलिए बर्मीज बोला जाता है। बर्मीज मतलब म्यांमार और
ये पर्वत है, ये भी आप बोल सकते हैं। अराकानयोमा जो है सबसे ज़्यादा म्यांमार में, इसलिए म्यांमार का ही हिस्सा मानते हैं हम लोग। उसका सिर्फ़ कुछ-कुछ हिस्सा हमारे भारत का क्षेत्र में है, तो इसलिए उसको हम नहीं मानते भारत का। लेकिन अब आ गया तो उसके मध्य अगर पूछेगा तो ऑप्शन में याद रखिएगा। म्यांमार नहीं रहा है, भारत हो तो भारत को टिक लगा दीजिएगा, भारत नहीं होगा तो म्यांमार तो एकदम डन है तो डन है। अगर बात करें कि महाद्वीपीय जो प्रवाह है, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन जो है सर्वप्रथम किसने किया? तो हम बताएँगे किसने किया था? टेलर जी ने किए थे। पूरा नाम एफ.वी. टेलर नाम है। क्या है? एफ.वी. टेलर ने, तो इसी ने किया था। तो यहाँ पे अब याद रखिए, सभी महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर की हम बात करेंगे। किसकी? सर्वोच्च शिखर जो हैं इम्पोर्टेंट, उसकी बात करेंगे। तो हमारा सर्वोच्च शिखर में एशिया का में है एक माउंट एवरेस्ट है, ये हम जानते हैं माउंट एवरेस्ट है भाई, और इसकी हाइट तो हम पढ़ ही लिए थे 8848 है ना, 0.86 है, मतलब 8848.86 आपका माउंट एवरेस्ट का है, जो कि नेपाल बोल रहा हूँ, नेपाल और तिब्बत का सीमा पर है, और ये एशिया में पड़ता है। नेपाल कहाँ पड़ता है? एशिया में। भारत कहाँ पड़ता है? एशिया में। तो एशिया का सबसे ऊंचा है, और एशिया में सर्वोच्च शिखर पूछे तो माउंट एवरेस्ट है। अगर अफ्रीका का पूछे, देखिए सातों महाद्वीप है, ये जो क्या है सातों महाद्वीप है, 1 2 3 4 5 6 7 सातों महाद्वीप, बस बता रहे हैं कि महाद्वीप हैं। महाद्वीप में अगर देखा जाए तो याद रखिएगा, एशिया में तो माउंट एवरेस्ट है जो कि सबसे ऊंचा है, और अफ्रीका में अगर देखें तो किलिमंजारो सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट है। तो अगर आपसे पूछे किलिमंजारो अफ्रीका के तंजानिया में है, और यूरोप में पूछे कि सर्वोच्च शिखर बताइए, माउंट बताइए, चोटी बताइए, तो माउंट एल ब्रूश है, जिसे इर ब्रूश भी बोलते हैं, याद रखिएगा। तो माउंट एलब्रूस बता दीजिएगा, क्या है? यूरोप का सबसे ऊंचा सर्वोच्च शिखर है। अगर मैं बात करूं और किसकी बात करूं तो सुनिए, तो और बात करें तो देखिए उत्तरी अमेरिका की बात करते हैं। तो उत्तरी अमेरिका का अगर बताएं सर्वोच्च शिखर, तो हम माउंटेन डेनाली बोलते हैं, जिसका पूर्व नाम जो था मैकिनल था। क्या नाम था? मैकिनले नाम था, या मैकिले बोल सकते हैं। तो पहले नाम इसका मैकिले था, जो कि अब बन गया माउंटेन डेनाली बन गया, जो कि उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च शिखर है। और अगर हम बात कर लें, थोड़ा सा जानकारी और ले लें, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण आगे अमेरिका जान लीजिए, तो दक्षिण अमेरिका का पूछते कि सर्वोच्च शिखर माउंट एकांगागुआ है। तो माउंट एकांगागुआ है दक्षिण अमेरिका का, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया का बोले तो माउंट कोस यूस्को है। क्या है? कोश यूस्को है, याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया का पूछे तो विंस मैसिफ है। क्या है? विंस मैसिफ है, याद रखिएगा। अंटार्कटिका का अगर पूछे सर्वोच्च शिखर तो विंस मैसिफ बता दीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया का पूछे तो माउंट कोस इसको बता दीजिएगा। ठीक है, क्लियर हो गए। और दक्षिण अमेरिका का पूछे तो हम बताएंगे माउंट एकांगागुआ बता देंगे। क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, तो सवाल कैसे बनेंगे सुन लीजिए। दक्षिण अमेरिका का सर्वोच्च शिखर बताइए, तो माउंटेन एकांगागुआ बता देंगे। अगर पूछे कि बताइए सर्वोच्च शिखर, आप ऑस्ट्रेलिया का बताइए सबसे ऊंचा, तो माउंट कोस यूस्को बता देंगे। अंटार्कटिका का बताइए तो मैसिफ बता देंगे, सबसे ऊंचा शिखर है। क्लियर। एक सवाल बनता है कि मोड़ बार बोलिए, या मोड़दार बोलिए, या बलित पर्वत बोलिए, जिसे फोल्ड माउंटेन बोलते हैं, का निर्माण जो है चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा जो है वलन के कारण होता है, फोल्ड के कारण होता है, मोड़ के कारण होता है, याद रखिएगा। जो हमारा बलित पर्वत जो देखते हैं ना, हिमालय सब, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। माउंटेन टिटलिस, ठीक है, माउंटेन टिटलिस की अगर बात करें हम लोग, तो कहाँ स्थित है? तो हम बताएंगे स्विट्जरलैंड में है। तो स्विट्जरलैंड में कौन सी माउंटेन है? तो माउंटेन टिटलिस है। स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा रेखा बनाता है? तो पी रे नीच बनाता है। तो क्या बोलेंगे? पी रे नीच बनाता है, सीमा रेखा बनाता है, जो कि स्पेन और फ्रांस के मध्य बनाता है। क्लियर। आपसे पूछेगा संयुक्त राज्य अमेरिका, क्या पूछेगा? संयुक्त राज्य अमेरिका के 3 प्रमुख जो है गुंबदाकार बोलिए या गुंबदकार बोलिए पर्वत कौन से हैं? तो हम बताएंगे हेनरी पर्वत, ब्लैक हिल्स, और नामी है इसका एडिरोंडेक पर्वत। क्लियर, याद रखिएगा। तो इस तरह का पर्वत अगर है तो याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका का 3 प्रमुख गुंबददार पर्वत है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का है। चलिए अब देखिए, चलते हैं विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियों के पास।
अब प्रमुख पर्वत श्रेणियों के पास अगर चल रहे हैं तो आप याद रखिएगा इसका सर्वोच्च शिखर भी पढ़ेंगे, मतलब सर्वोच्च चोटी की बात करेंगे और कहाँ पे स्थित है, किस देश में, किस महाद्वीप में, इसकी बात करेंगे और पर्वत श्रेणियों का नाम भी याद करेंगे। तो सबसे बड़ी बात, शुरुआत हम करने जा रहे हैं कॉर्डिलेरा डी लॉस एंडीज पर्वत की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एंडीज पर्वत की। तो ये कहाँ है? पश्चिम दक्षिण अमेरिका में है और दक्षिण अमेरिका में है। तो बताइए एंडीज का सबसे सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो एकांकागुआ नाम का सर्वोच्च शिखर है जो कि अमेरिका में पड़ता है और अमेरिका के एंडीज पर्वत में आपको दिखेगा। पूरा नाम इसका क्या है? तो सुन लीजिए, इसका नाम कॉर्डिलेरा डी लॉस एंडीज नाम है इस पर्वत का, जो कि कहाँ है? अमेरिका में है, दक्षिण पश्चिम अमेरिका में है और एकांकागुआ इसका सर्वोच्च शिखर है। अगर पूछे रॉकी पर्वत श्रेणी जो है किस क्षेत्र में पड़ता है, तो हम बताएंगे पश्चिम उत्तर अमेरिका चले जाइए, आपको उस जगह दिखेगा। क्या दिखेगा? रॉकी पर्वत श्रेणी दिखेगा। अच्छा, रॉकी पर्वत श्रेणी दिख रहा है तो इसका रॉकी पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है बता सकते हैं? तो हम बताएंगे माउंटेन एल्बर्ट है। एल्बर्ट बता दीजिएगा कि रॉकी पर्वत का सबसे सर्वोच्च शिखर है और ये कहाँ पड़ता है? तो पश्चिम उत्तर अमेरिका में स्थित है। इसी तरह हम बात करेंगे हिमालय, काराकोरम और हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला की बात करेंगे। तो हिमालय हो, काराकोरम हो, हिंदू कुश श्रेणी, पर्वत श्रेणी में कौन सा जो है चोटी है? तो माउंट एवरेस्ट है। और माउंट एवरेस्ट तो हम जानते हैं, इसकी हाइट तो हम जानते ही हैं 8848.86 है और ये दक्षिण मध्य एशिया में है। और सही बात है, भारत नेपाल के आप सीमा में बोल सकते हैं, लेकिन याद रखिए माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं, हिमालय का हिस्सा है हमारे भारत में। माउंट एवरेस्ट तो है नेपाल में, है ना, नेपाल तिब्बत की सीमा है, याद रखिएगा। हम लोग का केटू विषव है, तो याद रखेंगे हिमालय, काराकोरम, हिंदू कुश जो है दक्षिण मध्य एशिया में है और माउंट एवरेस्ट इसकी सर्वोच्च शिखर चोटी है। अगर मैं बात करूं ग्रेट डिवाइडिंग, ठीक है, रेंज मतलब होता है श्रेणी, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज श्रेणी की अगर बात करें तो ये बताइए किस क्षेत्र में है? तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में है। अगर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया आप जाते हैं तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज श्रेणी चले जाइएगा। वहाँ पे जब जाइएगा तो वहाँ पे एक सर्वोच्च शिखर है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, उसका नाम कोस्यूस्को नाम है। देखिए यहाँ पे कुछ कर दिया है, शुरू में हम लोग पढ़े थे क्या? इसको पढ़े थे कोस्यूस्को बोलते हैं। देखिए यहाँ पे कभी भी शब्दों का खेल है, समझ गए? तो इसी का नाम ऐसे लिख देता है, तो आपको बस याद रखना है कोस्यूस्को बोल दीजिएगा, वही सर्वोच्च शिखर है। अब चलते हैं ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत की बात करते हैं। तो ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत पे चलिएगा, तो ये कहाँ है? अंटार्कटिका में ही होगा ना। तो ट्रांस अंटार्कटिका न दे के हो सकता है ट्रांस पर्वत दे दे। तो ट्रांस पर्वत जो है कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका में है। और उस ट्रांस पर्वत पर सर्वोच्च शिखर कौन सा है, सर्वोच्च चोटी कौन सा है? तो हम बताएंगे मैसिफ है, मैसिफ बोल दीजिए, मैसिफ बोल दीजिए। पूरा नाम विंस मैसिफ है, जो कि हम पढ़ चुके हैं सर्वोच्च शिखर में, है ना। तो अंटार्कटिका अगर जाना है तो माउंटेन विंस मैसिफ चोटी चाहिए, मिल जाएगा और ये ट्रांस पर्वत पे आपको मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं और भी जानकारी ले तो दक्षिण मध्य एशिया में आपको पीक पोवेडा नाम का शिखर मिलेगा, चोटी मिलेगा, सर्वोच्च चोटी मिलेगा। लेकिन किस श्रेणी में मिलेगा ये बताइए? तो ये पर्वत श्रेणी जो है जिसका नाम तिएन शान है। क्या नाम है? तिएन शान है। पूरा नाम तिएन शान है बोलिएगा। श्रेणी पर्वत श्रेणी में है और ये यहाँ पे दक्षिण मध्य एशिया में स्थित है और यहाँ पे जाइएगा तो एक सर्वोच्च चोटी मिलेगा जिसे नाम पीक पोवेडा है। क्या नाम है? पीक पोवेडा है। अब चलिए हम चलते हैं फिर मध्य एशिया में चलते हैं और दक्षिण मध्य नहीं, अब मध्य एशिया स्पेशल चल रहे हैं। मध्य एशिया में आपको मिलेगा सर्वोच्च शिखर मिलेगा जिसका नाम गोरा वेलुखा है। वेलुखा नाम है। तो गोरा वेलुखा अगर शिखर जो चोटी है, सर्वोच्च चोटी बोलिए या सर्वोच्च शिखर बोलिए, ये आपको किस श्रेणी में मिलेगा? तो अल्ताई, याद रखिएगा अल्ताई माउंटेन श्रेणी में मिलेगा, मतलब पर्वत श्रेणी में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? तो ये माउंट श्रेणी में मिलेगा और ये वहाँ पे जब जाइएगा तो एक शिखर है जिसका नाम गोरा वेलुखा है, हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर बात करें
यूराल पर्वत श्रेणी की बात करें, जिसे हम यूराल पर्वत बोलिए, यूराल श्रेणी बोल दीजिए, कुछ भी बोल सकते हैं। ये कहाँ है? तो मध्य रूस में है। यूराल पर्वत कहाँ है जी? तो हम बताएंगे रूस में है जी। रूस में है तो वहाँ पे कौन सा शिखर जो है सबसे सर्वोच्च शिखर है, सर्वोच्च चोटी है? कहाँ पे? यूराल पर्वत पे। तो यूराल पर्वत बोलिएगा। वहाँ पे अगर पूछेगा तो गोरा ही नाम का है, लेकिन नेरोड नाया है। क्या है? नेरोड नाया है। ठीक है, तो नेरूड नाया है, याद रखिएगा। ये जो है रूस में है और ये यूराल पर्वत श्रेणी पर है। कमचटका स्थित एक श्रेणी आपको मिलेगा और ये जानते हैं बहुत अच्छा नाम है, कम चटका। कम करो चटका, खाते रहते हैं ना ज्यादा चटर पटर, उसको कम कर दीजिए। ये कमचटका नाम का स्थित एक पर्वत श्रेणी है और ये पर्वत श्रेणी जो है पूर्वी रूस में है, ये हम जानते हैं। और पूर्वी रूस में है तो हम वहां पे जाएंगे तो कहाँ जाइएगा? सर्वोच्च चोटी को देखने का मन है, वहां पे जा पाइए चाहे नहीं, जाने का मन करेगा तो वहां पे जाइएगा। तो वहां पे जो चोटी है उसका नाम है सोपका। क्या नाम है? सोपका। पूरा नाम है कलियू, याद रखिए, कलियू चिव्स, याद रखिएगा, काया। पूरा तोड़ के हम बता रहे हैं तो कलियू चिव्स काया नाम का एक क्या है? सर्वोच्च चोटी है। पूरा नाम है कलियू चिव्स काया सोपका नाम का एक सर्वोच्च शिखर है। क्या है? कलियू चिप्स काया नाम का एक का क्या है? सर्वोच्च शिखर है और ये रूस में है। और उस रूस में जो है किस श्रेणी पर है? कमचटका नाम का वहां पे श्रेणी है, उसी पे है। अगर पूछे एटलस पर्वत श्रेणी, एटलस पर्वत सुने होंगे। एटलस पर्वत श्रेणी जो है ये उत्तर पश्चिम अफ्रीका में है। किधर है? नॉर्थ वेस्ट में आपको अफ्रीका में मिलेगा एटलस पर्वत श्रेणी। और इसी पे जाइएगा तो एक सर्वोच्च चोटी मिलेगा जिसे जेबेल बोलते हैं। जेबेल पूरा नाम सुन लीजिए, बलकाल। टाउल बलकाल नाम का एक शिखर चोटी है जो कि आपको एटलस पर्वत श्रेणी पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा? एटलस पर्वत श्रेणी पर मिलेगा। अब देखिए गोरा मास खाया नाम का एक पर्वत शिखर मिलेगा, सर्वोच्च चोटी मिलेगा और ये पूर्व रूस में मिलेगा। लेकिन वहां पे जो पर्वत श्रेणी है थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन इसे याद करना मेरा काम है। तो कैसे याद करेंगे? तो इससे बोलेंगे वर्खो। याद रखिए, वर्खो को अलग कर दीजिए, यान को अलग कर दीजिए और स को अलग कर दीजिए, यांस को अलग कर दीजिए। तो वर्खो यांस पर्वत श्रेणी पर आपको गोरा मास खाओ नाम का जो है पर्वत चोटी मिलेगा, शिखर मिलेगा और ये पूर्व रूस में आपको मिल जाएगा। पूर्वी रूस जाइएगा तो मिल जाएगा। एक पश्चिमी घाट श्रेणी है जो कि कहाँ है? केरल में है। पश्चिमी घाट किधर है? केरल मतलब भारत में है। तो पश्चिमी घाट श्रेणी में आपको अन्नामुडी नाम का शिखर चोटी मिलेगा और ये हमारे अन्नामुडी जो है केरल का हिस्सा में हम बताते हैं और ये पश्चिमी भारत में है, ये हम जानते हैं। तो भारत का ही है ना, तो पश्चिमी घाट श्रेणी में भारत के पश्चिमी क्षेत्र में है और ये अन्नामुडी नाम का शिखर वहां पे मिलेगा, सर्वोच्च चोटी मिलेगा। चलिए ये तो बात हम जान गए। अगर बात करें तो एक सियार होता है, एक लोमड़ी होता है। तो हम सियार माद्रे ओरिएंटल नाम का एक पर्वत शिखर भी है जहाँ पे सियार हो या ना हो लेकिन सियार नाम पड़ गया है। तो सियार माद्रे ओरिएंटल नाम का एक पर्वत शिखर जो है श्रेणी है, उसी में जो है एक चोटी है, उसका नाम ओरी जावा है और ये है कहाँ? तो मैक्सिको में है। तो मैक्सिको जब जाना का मन हो या सुनने का मन हो या यूट्यूब पे देखने का मन हो तो वहाँ पे जाइएगा और मैक्सिको को सर्च करिएगा और मैक्सिको को सर्च करने के बाद सियार माद्रे ओरिएंटल पर्वत श्रेणी लिखिएगा और उसी में लिखिएगा कि सर्वोच्च चोटी का नाम ओरी जावा लिख दीजिएगा। उसी जगह आपको दिख जाएगा ओरी जावा पर्वत शिखर कहाँ पे है। अगर मान लीजिए जाग्रोस पर्वत श्रेणी की बात करेंगे तो जाग्रोस पर्वत श्रेणी जो है वो ईरान में आपको दिखेगा, लेकिन यहीं पे जाग्रोस पर्वत श्रेणी में ही सर्वोच्च चोटी है, उसका नाम जाड, क्या बोलेंगे? कुहू। जाड कुहू है, कुहू कुह, ठीक है। तो जाड कुह नाम का मिलेगा। अगर बात करें एलवर्ज, एलवर्ज श्रेणी जो है, एलवर्ज पर्वत श्रेणी जो है ईरान में ही है। ईरान में दो हो गए, एक तो जाग्रोस पर्वत श्रेणी हो गए जिसमें जाड नाम का एक सर्वोच्च शिखर है। अब यहाँ पे देमावंद नाम का एक पर्वत शिखर है, सर्वोच्च चोटी है ये देमावंद, ठीक है। और इसी में जो है देवाबंद जो है आपको एलवर्ज जो है पर्वत शिखर है उसी पे है स्थित और ये ईरान में पड़ता है। स्कैंडिनेवियन रेंज की बात करते हैं, क्या बात करते हैं? स्कैंडिनेवियन रेंज की बात करें, मतलब पर्वत श्रेणी की बात करें तो ये है पश्चिमी नॉर्वे में। कहाँ है? पश्चिमी नॉर्वे में। और इसी रेंज पर स्कैंडिनेविया रेंज पर ही एक पर्वत शिखर पर ही सर्वोच्च चोटी है, ढोपी जैन बता देंगे। या देखिए ढोपी जैन या डोबी जैन एक ही है, ढोपी जैन है।
याद रखेंगे। अगर पूछे कि पश्चिमी सियार मादुरे की बात करें, अब देखिए पश्चिमी सियार भी है, एक सियार मादुरे ओरिएंटल है जो कि मैक्सिको में है, और यही पश्चिमी सियार, अब मैक्सिको में है तो मैक्सिको में ही होगा ना सियार जी। तो पश्चिमी सियार मादुरे जो है मैक्सिको में ही है, और यहाँ पे भी सर्वोच्च शिखर चोटी है। कौन सा है? नेवाडो नाम है। क्या है? नेवाडो, डी नेवाड कोलीमा है। तो नेवाड कोलीमा नाम का एक शिखर, सर्वोच्च शिखर चोटी है, या सर्वोच्च शिखर बोलिए या चोटी बोल दीजिए, है, जो कि पश्चिमी सियार मादुरे में है और ये मैक्सिको में पड़ता है। हो गया ना? ड्रैकेन्स वर्ग श्रेणी की अगर बात करें कर दीजिए, तो ड्रैकेन सवर्ग कर दीजिए, सवर्ग, ठीक है। तो ड्रैकेन्स वर्ग बता देंगे या ड्रैकेन वर्ग बता देंगे। श्रेणी जो है ये दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में है, और इसी श्रेणी में एक सबसे सर्वोच्च शिखर चोटी है जिसका नाम है, क्या नाम है? अब मान लीजिए इतना बड़ा है तो हम कैसे करेंगे? दवाना एंटे न्याना, यही नाम है। तो दवाना एंटे लियाना जो है यही आपका क्या है? शिखर है, सर्वोच्च शिखर है। क्लियर? चलिए, अगर मैं बात करूं कॉकेस श्रेणी, क्या नाम है? कॉकेस श्रेणी है, ठीक है। तो कॉकेस श्रेणी जो है ये रूस में पड़ता है, और रूस में पड़ता है, और रूस में ही एलब्रुस नाम का सबसे ऊंचा सर्वोच्च शिखर है, और किस पे है? कॉकेस श्रेणी पर है, और कॉकेस कहाँ है? रूस में है। क्लियर है कि नहीं? चलिए, अब बात करते हैं अलास्का का। अलास्का में अलास्का श्रेणी है, याद रखिएगा। अलास्का जो है इसी पे हमारा मैकले नाम का माउंटेन है। क्या नाम है? माउंटेन मैकले या मैकलेन बोल सकते हैं। तो माउंटेन मैकले नाम का आपको सर्वोच्च शिखर मिलेगा, अलास्का श्रेणी में मिलेगा। अलास्का किस देश में है ये हम शुरू से अगर मेरा वीडियो देखते आ रहे हैं तो आपको ये दिखेगा। शुरू से मतलब फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो और थर्ड वीडियो में, ठीक है। ऐसे देखिएगा तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, एनसीईआरटी वर्ल्ड ज्योग्राफी ऑनलाइन बना हुआ है। अब बात करते हैं अलास्का श्रेणी की बात करें तो अलास्का श्रेणी में तो हम समझ गए अलास्का में है माउंटेन मैकले नाम का, वहां पे पर्वत श्रृंखला है। अगर मैं बात करूं कि अलास्का श्रेणी में तो हम देख लिए, अब पढ़ते हैं रेंज श्रेणी कौन सा बताइए, इसे भी तोड़कर हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? याद रखिएगा, कास्केड, क्या बोलेंगे? कास्केड रेंज श्रेणी में जो है एक नाम का माउंटेन सर्वोच्च शिखर है जिसका नाम रेनियर है। रेनियर नाम का जो है माउंटेन सर्वोच्च शिखर है, याद रखेंगे। और ये किस रेंज में है? तो कास्केड रेंज श्रेणी में है, और है कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के हिस्से में है, दोनों के हिस्से में आपको ये मिलेगा। अब देखिए और भी चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए एपनाइन श्रेणी की बात करते हैं। एपनाइन श्रेणी जो है आपको दिखेगा इटली में, इटली खाने वाला नहीं, इटली जाना पड़ेगा आपको। इटली में आपको मिलेगा एपनाइन श्रेणी, पर्वत श्रेणी है, और यहाँ पे आपको सर्वोच्च शिखर कौन सा मिलेगा? कोर्नो ग्रैंडे। कोर्नो को अलग कर दीजिए, कोर्नो तो अलग हो ही गया है, और ग्रैंडे को अलग कर दीजिए। तो कोर्नो ग्रैंडे नाम का सर्वोच्च शिखर है जो कि एपेनाइन श्रेणी में है, एपेनाइन श्रेणी में है, और ये इटली में पड़ता है। क्लियर हो गई? अगर आपसे पूछे अपलेशियन श्रेणी, अपलेशियन श्रेणी नाम का एक पर्वत शिखर है, सॉरी पर्वत श्रेणी है, रेंज है, और ये जो है पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा का हिस्सा में आता है, याद रखिएगा, जैसे आप याद रखिएगा। और इसका जो है सर्वोच्च शिखर अगर पूछे कि अपलेशियन जो श्रेणी है उसका जो है बताइए कि इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो माउंटेन मिशेल है। क्या है? माउंटेन मिशेल है। तो माउंटेन मिशेल नाम का आपको सर्वोच्च शिखर मिलेगा। कहाँ भाई? पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के हिस्से में। एल्पस नाम का जो आप जानते हैं पर्वत श्रेणी है, हम जानते हैं। और एल्पस नाम का जो है क्षेत्र कहाँ मिलेगा? मध्यवर्तीय यूरोप क्षेत्र में मिलेगा। तो एल्पस है कहाँ? मध्यवर्तीय यूरोप में, मतलब यूरोप में। और इसी एल्पस पे एक सर्वोच्च शिखर है जिसे माउंट ब्लैक बोलते हैं, ब्लैंक बोला जाता है। ब्लैंक बोलिए या ब्लैक बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, बिंदु के कारण ब्लैंक बोला जाता है। अगर आपसे पूछे एक सवाल और कि सियार माद्रे डेसूर, सियार माद्रे डेसूर नाम का जो है याद रखिएगा पर्वत श्रेणी है, ये है कहाँ? तो सियार जहाँ कहाँ रहेगा? मैक्सिको में रहेगा। मैक्सिको ही में ही सियार जैसी पर्वत का नाम है, मैक्सिको टिक लगा दीजिएगा। और यहाँ पे ही सियार माद्रे डेल सुर में ही एक सर्वोच्च चोटी है, याद रखिएगा, जिसका नाम टियो टेपक है। टियो कर दीजिए और टेपक दीजिए, टेप दीजिए, टेप दीजिएगा तभी ना जानवर भागेगा डर तुम्हारे, टेप दीजिए, तो टेपक दीजिए, टियो टेपक, याद रखेंगे। इस तरह का जो है आपको मिलेगा, और ये
आपको सर्वोच्च शिखर है। तो इस तरह से आपका खत्म हो गया पर्वत श्रेणी। अगर पढ़ लेते हैं तो मैं वादा कर सकता हूँ कि आपका कोई भी एग्जाम में छूटेगा नहीं क्वेश्चन आने के बाद। और 100% मैं बताता हूँ, सारा क्वेश्चन कितना भी आप प्रीवियस ईयर पलटिए, अगर मेरा क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो बताइएगा, सारा उसी से आधारित क्वेश्चन है। और सबसे बड़ी बात, एग्जाम देने जाइएगा, क्वेश्चन अगर आ गया और छूट जाए, ये होना संभव नहीं है। बस 1 से 2 बार वीडियो जरूर हमारा देख के जाइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत। चलिए बात करते हैं हम लोग शुष्क प्रदेश, मरुस्थल और घास भूमि को पढ़ते हैं। डेजर्ट पढ़ेंगे, ग्रासलैंड पढ़ेंगे और ड्राई रीजन भी पढ़ेंगे, रेंज पढ़ेंगे, ड्राई रेंज। चलिए तो बात करते हैं, पहला सवाल है और पढ़ते जाएंगे, वर्ड ज्योग्राफी खत्म करके एमसीक्यू अब लगातार चलेगा, कंटिन्यू चलेगा। वह स्थान है जहां वार्षिक वर्षा 25 सेमी से कम होती है। अगर पूछे वह स्थान जहां 25 सेमी से 25 सेमी से कम वर्षा होती है, उसे हम मरुस्थल ही कहते हैं, मरुस्थल के रूप में ही परिभाषित करते हैं, जैसे राजस्थान में। अगर मैं बात करूं विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो हम वर्ल्ड का अगर सबसे बड़ा मरुस्थल पूछे तो सहारा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल है, इसके सिवा और कुछ नहीं बता सकते। अगर पूछे कि विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल अगर पूछे कि जहां पे जनसंख्या है, उस मरुस्थल का नाम है थार मरुस्थल, जो कि भारत में है। तो थार मरुस्थल कहाँ है? भारत में है। तो भारत में जो थार मरुस्थल है, यहाँ पे जनसंख्या है, लेकिन सहारा मरुस्थल में उतना जनसंख्या नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगर पूछे तकला मकान मरुस्थल, तकला मकान नाम का एक मरुस्थल है, किस देश में अवस्थित है बता सकते हैं? तो टकला कहाँ होगा? जहाँ चीन होगा, क्योंकि वहां पे अधिक टकले रहते हैं, तो चीन लोग टकले होते हैं। सॉरी, जो कर रहा हूँ, फन कर रहा हूँ। तो टकला मकान, जहाँ पे टकला मकान हो वहां पे याद रखिएगा क्या है? शिक्यांग प्रांत में है, जो कि चीन में पड़ता है। वहीं पे टकला मकान नाम का एक मरुस्थल डेजर्ट आपको मिलेगा, शिक्यांग प्रांत है। गोबी मरुस्थल की बात करते हैं, थार मरुस्थल समझ गए कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा अगर मरुस्थल पूछे तो हम जानते हैं सहारा है, और टकला मकान हमारा चीन में है। और चीन के कौन से प्रांत में है? शिक्यांग प्रांत में है। अगर गोबी मरुस्थल की बात करें तो किस देश में स्थित है? तो मंगोलिया में स्थित है, ये भी हम जानते हैं। तो गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो मंगोलिया में है। अगर पूछे सेरीर मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो मिस्र में, मिस्र मतलब इजिप्ट में स्थित है। तो सेरीर मरुस्थल आपको पूछेगा, डेजर्ट पूछेगा, तो मिस्र को टिक लगाइएगा। यही पूछेगा कि चलिए इतना तो हम समझ गए, अल्जीरिया में कौन सा मरुस्थल है बताएंगे? तो रीग मरुस्थल जो है अल्जीरिया में है। तो रीग मरुस्थल बताइए कौन सा है, कहाँ है? तो अल्जीरिया में है। एक पता है, रे नाम का एक फसल भी आया है, जो कि हम कृषि में पढ़ाएंगे, वर्ल्ड कृषि में, जो कि इससे सवाल पूछा है एसएससी में। समझिए, रे नाम का फसल, और समझिए बहुत ही यूनिक सवाल था, बहुत लोग को पता ही नहीं था कि एनसीईआरटी से ही पूछा हुआ सवाल है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ प्लीज उसे देख के जाइएगा। नहीं देखना है तो अलग बात है, हम समझते हैं व्यस्त होंगे, बिजी होंगे, दशहरा आ रहा है, थोड़ा सा आप लोग व्यस्तता होगी, तो ध्यान रखिए। अगर मैं बात करूं दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो हम बताएंगे थार मरुस्थल है। तो दक्षिण एशिया का, साउथ एशिया का बात करें तो कौन सा है? थार है, जो कि भारत में भी है, भारत का हिस्सा भी है और भी जगह पे फैला हुआ है। भारत के कौन से हिस्से में और थार फैला हुआ है बताइए? इनसे भारत के मतलब भारत के सिवा और कौन हिस्से में है देश में? इनसेल वर्ग का निर्माण जो है किस प्रक्रम द्वारा किया जाता है? तो पवन द्वारा किया जाता है। किस प्रक्रम द्वारा करते हैं? पवन द्वारा ही करते हैं इनसेल वर्ग, याद रखिए। अगर बात करें, एक मरुस्थल से संबंधित है, आगे चलेंगे। विश्व के प्रमुख मरुस्थल और उनकी अवस्थिति कहाँ पे स्थित है, और कौन से मरुस्थल कहाँ पे है, किस क्षेत्र में है, हम ये पढ़ेंगे। तो जैसे सबसे पहले सहारा मरुस्थल का नाम याद आया होगा, जो कि उत्तरी अफ्रीका में है, मतलब नॉर्थ अफ्रीका में आप चले जाइए, वहाँ पे सहारा मरुस्थल आपको दिखेगा। और याद रखिए, जगह पूछे तो लीबिया और न्यूबियन मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है सहारा मरुस्थल, क्योंकि उसी जगह मरुस्थल है, इसी से जुड़ा हुआ है। लीबिया मरुस्थल बोलिए, और न्यूबियन मरुस्थल भी बोल सकते हैं इसे, क्योंकि लीबिया उसी जगह है और उत्तरी अफ्रीका में है। अगर सिम्पसन, याद रखिए सिम्पसन, ठीक है, गिब्सन, सिम्पसन, गिब्सन, स्टुअर्ट, स्टोनी ग्रेट और विक्टोरिया, ये पूरा है। स्टुअर्ट, स्टोनी ग्रेट, विक्टोरिया और ग्रेट सैंडी, ये सब जो मरुस्थल है ये आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। तो ऐसे सवाल नहीं पूछेगा ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से मरुस्थल है बता सकते हैं? तो कमेंट कीजिए। तो सबसे बड़ा तो हम ग्रेट विक्टोरिया को जानते हैं, जो कि ये ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थल है। पूरा नाम स्टुअर्ट स्टोनी ग्रेट विक्टोरिया नाम है, ये आपको मिलेगा
ऑस्ट्रेलिया में। और ग्रेट सैंडी भी मिलेगा, ग्रेट विक्टोरिया हो या ग्रेट सैंडी, ये मरुस्थल है जो कि आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। अगर बात करें गिब्सन की, तो गिब्सन नाम का एक मरुस्थल सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में आपको दिखेगा, और सिम्पसन नाम का भी मरुस्थल आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। तो ऑस्ट्रेलिया जाइए, ऑस्ट्रेलिया हमारा 7वें नंबर का महाद्वीप है क्षेत्रफल के हिसाब से। अगर और बात करें नाफूद, नाफूद, हमद और रब अल खाली, जैसे ही ये सब नाफूद आ जाए, हमद आ जाए, तो ये सब उर्दू शब्द जैसा लगता है ना, तो ये अरबी शब्द कहिए, अरबी शब्द कहिए तो सऊदी अरब याद रखिएगा। तो नाफूद, हमद, रब अल खाली, ये सब जो है आपका जो नाम देख रहे हैं, ये मरुस्थल है, डेजर्ट है, ये सऊदी अरब का डेजर्ट है। और सऊदी अरब में तो लगभग तो सब रेगिस्तानी है ना, रेगिस्तान पे ही तो बसा है सऊदी अरब, आप भी जानते हैं, इस पे फिल्म भी बनी है। तो रब अल खाली नाम का जो है मरुस्थल कहाँ मिलेगा? सऊदी अरब में मिलेगा। नाफूद, नाफूद नाम का जो है कहाँ मिलेगा? सऊदी अरब में मिलेगा। अहमद नाम का भी मरुस्थल डेजर्ट मिलेगा सऊदी अरब में। अच्छा, अफ्रीका का एक क्षेत्र है बोत्सवाना, बोत्सवाना में कौन सा मरुस्थल है? तो कालाहारी मरुस्थल आपको मिलेगा। तो कालाहारी मरुस्थल अगर देखना है तो आपको जाना पड़ेगा बोत्सवाना। बोत्सवाना कहाँ है? अफ्रीका में, तो अफ्रीका जाना पड़ेगा। अफ्रीका में सहारा मरुस्थल भी है जो कि उत्तरी अफ्रीका में है, बहुत ही फेमस है। अगर बात करें सोनारन, सोनारन, सोना जैसा चमकता है, तो सोना जैसा कौन चमकता है? बालू चमकता है कि नहीं? एकदम चमकता है। मरुस्थल आपको कहाँ दिखेगा? तो वो दिखेगा आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में और मैक्सिको में दिख रहा है। तो मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका जाइएगा तो सोना जैसा चमकेगा बालू, वही है सोनारन मरुस्थल। अगर बात करें हम नामीबिया का, नामीबिया में नामीबिया नाम का एक मरुस्थल है, तो नामीब नाम का रखा गया है मरुस्थल। नामीबिया भी बोल सकते हैं, नामीबिया डेजर्ट बोल दीजिए, नामीब डेजर्ट बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि है नामीबिया में ही है, नामीबिया में है। अगर बात करें काराकुम, काराकुम का नाम का डेजर्ट है, डी से डेजर्ट और डेजर्ट बोलिए, एम से मरुस्थल बोल दीजिए। तो काराकुम नाम का डेजर्ट जो है तुर्कमेनिस्तान में है। क्या है? तुर्कमेनिस्तान है। तुर्कमेनिस्तान नाम का काराकुम है। थार मरुस्थल नाम का बात करें तो थार भूमि नाम का अगर बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत और पूर्वी पाकिस्तान में है। तो उत्तर पश्चिम भारत और पूर्वी पाकिस्तान में थार मरुभूमि नाम का जो है स्थान है, ये हम जानते हैं। अगर बात करें सोमाली नाम का मरुभूमि, मरुभूमि मतलब क्या बोलते हैं? देखिए, थार मरुभूमि मतलब थार मरुस्थल कहाँ है? पाकिस्तान में भी है, पूर्वी पाकिस्तान में और उत्तर पश्चिम भारत में तो है ही, भारत में था ही, तो यही मैंने पूछा था भी। और याद रखिएगा, सोमालिया नाम का मरुस्थल अगर देखना है तो सोमालिया चले जाइए, वहीं पे दिखेगा, उसी जगह है, बसा हुआ है। अटकामा नाम का भी मरुस्थल है, अटक जाइएगा वहां पे, तो इसलिए बच कर रहिए। अटकामा कहाँ है? चिल्ली में, तो चिल्लाते रह जाइएगा, अटक जाइएगा, उस मरुस्थल में मिलिएगा नहीं। चिल्ली में अटक रहे थे, आगे चलिए, आगे और मरुस्थल दिखाते हैं आपको। एक मरुस्थल है काजिल कुम करके एक मरुस्थल है जो कि उज्बेकिस्तान में है। कहाँ है? उज्बेकिस्तान में है। उज्बेकिस्तान में नाम है काजिल कुम नाम का एक मरुस्थल है जो कि आप जाके देख सकते हैं। उज्बेकिस्तान रहने वाले तो उज्बेकिस्तान में देख ही रहे हैं। अगर बात करें पूर्वी ईरान में, अगर आपको देखना तो पूर्वी ईरान भी आपको लगभग रेगिस्तान एरिया दिखेगा। क्यों? वहां पे पूर्वी ईरान में जाइएगा तो लूत नाम का एक जो है मरुस्थल दिखेगा, डेजर्ट दिखेगा। तो पूरा नाम दस्त ए लूत नाम का जो है आपको राजस्थान दिखेगा, मतलब रेगिस्तान दिखेगा, मरुस्थल दिखेगा, इसे डेजर्ट बोल दीजिए, पूर्वी ईरान में दिखेगा। और दस्त ए कबीर नाम का पूछेगा तो दक्षिणी ईरान में चले जाएगा। पूर्वी ईरान में दस्त ए लूट लेगा पूर्वी ईरान में, इसलिए मत जाइएगा उधर। और दक्षिणी ईरान में जाइएगा ना तो दस्त ए कबीर हो जाएगा, कबीर बन जाइएगा, कबीर जी बन के आ जाइएगा, क्योंकि लुटाइए जाइएगा पूर्वी ईरान में, तो दक्षिणी ईरान आते आते आप कबीर बन जाइएगा, साधु संत हो जाइएगा, ऐसे याद कर सकते हैं। अगर बात करें मोजेब और मोहावे, और एक है सियरा नेवादा, निवेदा बोला जाता है, निवेदा। तो सियरा नेवेदा या सियरा नवादा भी बोल सकते हैं। नवादा याद रखिए, अपना बिहार वाला नवादा याद रखिए। तो ऐसे याद रखेंगे, सियरा नेवेदा और मोहावे और मोजेब, ये सब जो है मोजेब और मोहावे एक ही है, नाम है, तो याद रखिएगा ये मरुस्थल है। और सियरा नेवेदा ये सब जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का डेजर्ट है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का मरुस्थल है, आप याद रखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में हर जगह पे फैला हुआ है, ठीक है। अगर बात करें सेंचुरा, क्या बोलेंगे? सेंचुरी बोल दीजिए, सेंचुरा बोल दीजिए, ये पेरू में मरुस्थल है।
तो सेंचुरा मरुस्थल अगर आपसे पूछे तो पेरू टिक लगा के आ जाएगा। अच्छा जी, तो अर्जेंटीना में कौन से मरुस्थल है? तो बहुत ही अच्छा नाम है, इसका नाम है पैटागोनिया है। तो पैटागोनिया मतलब पैंट पहन के जाइएगा, नहीं तो रेगिस्तान में कीड़े मकोड़े ज्यादा होते हैं जो कि गड़बड़ करेंगे। तो पैटागोनिया नाम का आपको कहाँ मिलेगा? अर्जेंटीना में। तो अर्ज करते रह जाइएगा, चिल्लाते रह जाइएगा, लेकिन पैटागोनिया में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए पैटागोनिया रेगिस्तान घूमना है तो फुल प्रूफ ड्रेस पहन के जाइएगा, क्योंकि अर्ज करते रहिएगा, कोई सुनने वाला वहां पे नहीं मिलेगा। ये फन के लिए बोलता हूं, कोई सीरियस ना लेंगे। चलिए अब बात करते हैं वन लाइनर सवाल और क्या क्या बन सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सवाल बनता है कि पृथ्वी का सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र अगर कौन सा है? तो अटकामा है, अटकामा मरुस्थल है। अटक जाइएगा, कहाँ अटकिएगा? चिल्ली में अटक जाइएगा, है ना, यही पढ़ते हैं ना, अटकामा। अटक जाइएगा कहाँ? चिल्ली में, चिल्लाते रह जाइएगा, अटक जाइएगा। तो ये पृथ्वी का सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र है, शुष्क है, शुष्क, समझ गए? आपको ज्यादा वहां पे दिक्कत नहीं होगा, लेकिन वहां पे मत जाइएगा, अटक जाइएगा तो चिल्लाते रहेगा, ठंडा ठंडा लगते रह जाएगा, कोई फायदा नहीं। चलिए सोनोरन मरुस्थल। सोनोरन मतलब बोले थे ना कि जहां पे सोना चमक रहा हो। चमकता कौन सा है? बालू, धूप के कारण चमकता है कि नहीं? तो सोनोरन मरुस्थल कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको है। यही बात है ना, सोना कहाँ चमकेगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, उसी के पास ज्यादा डॉलर है ना, इसलिए मैक्सिको भी याद रखिएगा। अब देखिए पेटागोनिया, पैंट पहन लीजिएगा वरना वहां पे मरुस्थल में नहीं जा पाएगा। पेटागोनिया कहाँ है? अर्जेंटीना में। अर्ज करते रहिएगा लेकिन कोई फायदा नहीं है। तो पेटागोनिया मरुस्थल किस प्रकार की मरुस्थल का उदाहरण बताया जा रहा है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, मतलब टेम्परेट डेजर्ट है ये। शीतोष्ण है, ठंडा टाइप का है, शीतोष्ण है, शीत मतलब ठंडा, तो शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है पेटागोनिया मरुस्थल। ये जो है हम कहाँ पढ़े थे? पेटागोनिया में जाइए तो अर्ज करते रह जाइएगा, मिलेगा नहीं वहां पे, इसलिए प्रूफ से पहन के जाइएगा, एकदम बढ़िया से पहन के जाइएगा। पैटागोनिया पैंट पहन के जाइए, अर्जेंटीना जाइए। ये फन के लिए बोलता हूँ, सीरियस ना लेंगे। अगर बात करें नागफनी किस वायोम की जो है प्रमुख वनस्पति है? तो देखिए नागफनी जो होता है ये हमारे मरुस्थलीय वायु में होता है, मतलब जो वायु क्या होता है जो कि आपको जैविक रूप से हम लोग इंडिकेट करते हैं उसे। तो याद रखिएगा कि अगर नागफनी किस वायु की प्रमुख वनस्पति पूछे तो मरुस्थल का पूछिएगा। मरुस्थल में नागफनी होता है ना, नागफनी कांटा लगा रहता है, पत्ता में ही कांटा हो जाता है, उससे कोई छू नहीं सकता। काट के अगर घर पे बहुत लोग लगाते हैं। घास की भूमियां उन स्थानों पर पाई जाती है जहां इतनी अधिक वर्षा नहीं होती है, समझ गए, कि वनों का विकास हो सके, और ना ही इतनी कम वर्षा होती है कि भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाए, इसलिए वहां पे घास भूमियां हो जाती है। जहां पे वर्षा ना अधिक हो सकती है ना एकदम कम, मतलब रुक सकती है, एकदम बंद नहीं हो सकता, मतलब थोड़ा थोड़ा बारिश हो सकती है, तो वहां पे घास होगा, बड़े विकसित पेड़ पौधे नहीं होंगे। अगर बात करें विश्व के प्रमुख घास की बात कर रहे हैं, तो विश्व के प्रमुख घास के मैदान आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ते ही चलिए पढ़ लीजिए। जैसे यहाँ पे हम पढ़ दिए थे कि मरुस्थलीय वायु ये सब घास में आएगा। नागफनी भी आपको पेड़ पौधे, छोटे से पौधे में आता है तो घास में उसे रख सकते हैं, लेकिन राजस्थान का वो पेड़ है। विश्व के प्रमुख घास के मैदान बताइए कौन कौन है? तो सुनिए, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में हम बांट देते हैं। आगे शीतोष्ण के कटिबंधीय जो घास के मैदान है वो पढ़ते हैं। जैसे स्टेपीज, स्टेपीज क्या है? शीतोष्ण है, शीतोष्ण मतलब ठंडा टाइप का, ठीक है। तो स्टेपीज नाम का घास का मैदान जो है कहाँ है? तो मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप में है। तो मध्य एशिया जाइएगा ना और पूर्वी यूरोप में जाइएगा तो वहां पे स्टेपीज नाम का घास का मैदान मिलेगा, वो भी शीतोष्ण घास का मैदान मिलेगा। उष्ण कटिबंधीय घास भी बता देंगे आपको, क्योंकि दो ही है, शीतोष्ण घास का मैदान मिलेगा और उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान मिलेगा, और ये दोनों पूछा हुआ सवाल है। तो स्टेपीज कौन सा है? सुनिएगा, स्टेपीज कौन सा घास का मैदान है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, और ये मध्य एशिया पूर्वी एशिया में मिलता है। चलिए ये बात है। वेल्ड नाम का एक घास का मैदान है, ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है भाई, लेकिन ये जो है दक्षिण अफ्रीका में मिलेगा। तो दक्षिण अफ्रीका में मिलने वाला जो घास है जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास कहलाता है, उसका नाम है वेल्ड। वेल्ड बोल दीजिए, याद रखिएगा, वेल्ड बोल देंगे। अगर पूछेगा पुस्ताज, पुस्ताज नाम का एक घास का मैदान है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान ही कहलाता है, और ये जो है हंगरी में मिलेगा। तो हंगरी में जाना है तो वहां पे आपको घास अगर पूछ दे कि कौन सा घास है तो हम बताएंगे पुस्ताज नाम का घास का मैदान है। पुस अलग कर दिए, ताज अलग कर दिए, पुस्ताज हो गए, और ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान ही है, समझ गए।
पंपास देखिए, स्टेपीज हो गया, बेल्ट हो गया, पुस्ताज हो गया, ये सब जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है, याद रखिएगा। तो पंपास नाम का भी जो घास का मैदान देख रहे हैं, पंपास नाम का, ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। और ये ब्राजील, अर्जेंटीना और उरुग्वे, ये सब क्षेत्र में जो है आपको मिलेगा। तो आपसे हो सकता है पंपास का पूछते कि पंपास कौन सी घास की मैदान है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास की मैदान है। और ये याद रखना है कि कहाँ-कहाँ मिलता है, तो आपको ब्राजील जाइएगा तो वहाँ मिलेगा पंपास की घास, अर्जेंटीना जाइएगा तो मिलेगा, और उरुग्वे भी जाइएगा तो आपको पंपास का घास मिलेगा। तो पंपास क्या है? घास है। कौन सा घास है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। स्टेपीज कौन सा घास का मैदान है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। और ये कहाँ है? मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप में है। इसी तरह पुस्ताज नाम का घास का मैदान है, वो कौन सा घास का मैदान है बताइए? तो हम बताएंगे शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। ये है कहाँ? हंगरी में। अब एक चलिए न्यूजीलैंड में बताइए शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, तो हम बोलेंगे है। कौन सा है बताइए? तो कैंटबरी है। तो कैंटबरी नाम का घास का मैदान है, जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, और ये है कहाँ? न्यूजीलैंड में है। तो न्यूजीलैंड में भी हमारा शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है जी। कौन सा घास का मैदान है? तो कैंटबरी नाम का घास का मैदान है। तो आपसे पूछेगा शीत में उगने वाला जो कैंटबरी है नाम का घास का मैदान जो दिख रहा है, वो कहाँ है? तो हम बताएंगे न्यूजीलैंड में है। हर ढंग से मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ सुनते जाइए, 1 से 2 बार सुनिएगा, याद हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा पेरी, पेरी नाम का क्या है भाई? पेरी बहुत सुन रहे हैं, पेरी क्या है? तो पेरी तो है, बता देते हैं, पेरी नाम का जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। तो पेरी नाम का घास का मैदान है, जो कि हम शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में रखते हैं, ना कि उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में रखेंगे, है ना? तो हम पेरी नाम का शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान जो है उत्तरी अमेरिका में आपको मिलेगा। वहां जाइएगा तो आपको पेरी घास का मैदान दिख जाएगा। तो उत्तरी अमेरिका जा रहे हैं तो कौन से घास का मैदान से मिल के आइएगा? बताइए, देख के आइएगा। तो पेरी नाम का घास का मैदान को देख के आइएगा। और यह है कौन सा घास का मैदान? उष्ण कटिबंधीय है कि शीतोष्ण कटिबंधीय? तो शीतोष्ण कटिबंधीय है। एसएच वाले हैं, ना कि यू वाले हैं, एसएच वाले हैं, मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय वाले हैं। अब एक और है, डाउन्स नाम का जो है कटिबंधीय है। तो डाउन्स नाम का शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, मतलब एसएच वाले प्रजाति के लोग हैं ये। यू वाले मतलब उष्ण कटिबंधीय और एसएच वाले मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय। तो ऐसे याद रखिएगा। तो एसएच वाले प्रजाति कौन है? डाउन्स हैं। और डाउन्स जो है, अब एसएच वाले हैं मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, हाँ है। लेकिन ये है कहाँ? तो ऑस्ट्रेलिया में है। तो ऑस्ट्रेलिया में अगर आप जा रहे हैं तो हम मानते हैं वहां जाइएगा तो कंगारू देखिएगा, लेकिन कंगारू भी देखिए तो वहां पे घास भी देख के आइएगा। कौन सा घास? डाउन्स शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान देख के आइएगा, वहीं पे तो मजा आएगा आपको देखने में। चलिए, ये हो गए हमारे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के बारे में चर्चा। अब चलिए यहाँ पे ही देख लीजिए उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को हम चलिए बताते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान उतना नहीं है जितना शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। तो उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान जो है अवस्थित कहाँ है बता देते हैं। तो ज्यादा नहीं, अफ्रीका में, ब्राजील में और वेनेजुएला में। तो कौन-कौन है? तो देखिए, लानूस का नाम सुने होंगे। लानूस का नाम सुनिएगा ना तो आपको याद आएगा कि लानूस क्या है जी? तो लानूस जो है ये उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। अच्छा, ये है कहाँ? वेनेजुएला में। इतना बार ये सवाल पूछा है एसएससी में और रेलवे में कि आपको याद होना ही आवश्यक होना चाहिए कि लानूस नाम का जो है, बताइए उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कहाँ है? तो वेनेजुएला में है। वेनेजुएला में कोई घास का मैदान होता है क्या? कहाँ होता है? कौन सा घास का मैदान है? तो हम बताएंगे उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है, ऐसे याद रखेंगे। लानोस कौन सा है? तो हम बताएंगे उष्ण कटिबंधीय। अच्छा, हम एक में पढ़े थे पंपास नाम का घास का मैदान, पढ़े थे ना? तो वो, लेकिन पंपास नाम का घास का मैदान जो है वो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान में। लेकिन अब यहाँ पे है कंपोस्ट। तो कंपोस्ट नाम का घास का मैदान जो आएगा वो ब्राजील में होगा, लेकिन ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में होगा। और याद रखिएगा, पंपास नाम का भी घास का मैदान है जो कि कहाँ है? ब्राजील में ही है, अर्जेंटीना में है, उरुग्वे में है। लेकिन पंपास जो है शीतोष्ण कटिबंधीय है, एसएच वाला कैटेगरी में आता है, प्रजाति में है। लेकिन कंपास जो है यू वाला प्रजाति में आता है, मतलब उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में आता है ना? और ये ब्राजील का हिस्सा में आता है। तो पंपास और कंपोस्ट दोनों ब्राजील में है, लेकिन कंपोस्ट अगर आ जाए मतलब तो यू याद रख लीजिएगा, और पंपास आ जाए तो एसएच याद रखिएगा। मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय में पंपास और उष्ण कटिबंधीय में कंपोस्ट, है ना? कंपोस्ट।
अच्छा, सवाना सावन का महीना हम लोग भारत में मनाते हैं भाई, भोलेनाथ को खुश करते हैं, सावन का महीना बारिश होता है, तो सवाना नाम का भी घास का मैदान होना चाहिए, लेकिन भारत में नहीं है। सवाना नाम का जो है घास का मैदान है, वो अफ्रीका में है। तो अफ्रीका में सवाना नाम का घास का मैदान जो देख रहे हैं, ये याद रखिएगा यू कैटेगरी में आएगा, यू प्रजाति में आएगा, क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में आता है। तो यू प्रजाति में कौन आएगा? सवाना नाम का घास का मैदान आएगा, और ये है क्या? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है ना? और ये अफ्रीका महाद्वीप में है। क्लियर? चलिए आगे चलिए और देखिए, शीतोष्ण घास के मैदान को हम यूरेशिया में किस नाम से जानते हैं? तो हम स्टेपीज के नाम से जानते हैं। लीजिए, स्टेपीज हम लोग पढ़े थे, स्टेपीज एसएच वाले में आ गया, क्योंकि शीतोष्ण घास का मैदान है। और यूरेशिया के नाम से भी जानते हैं स्टेपीज को। स्टेपीज है था कहाँ बताइए? स्टेपीज घास बताइए। तो स्टेपीज हम जानते हैं मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप थे, तो यूरेशिया हो गया ना, यूरोप और एशिया मिलके। हाँ, ये समझ गए। अगर बात करूं सवाना का, सावन का महीना है, सावन में भोलेनाथ को हम मनाते हैं, लेकिन सवाना नाम का एक घास है, लेकिन ये यू कैटेगरी में आएगा, एसएच वाला में नहीं आएगा, शीतोष्ण में नहीं आएगा। यू मतलब उष्णकटिबंधीय घास में आएगा, और ये अफ्रीका में होगा। अफ्रीका में कहाँ होगा? अफ्रीका में। क्लियर? तो सवाना का सर्वाधिक विस्तार अगर पूछे तो हम अफ्रीका टिक लगाएंगे, क्योंकि सवाना जो है यू कैटेगरी में आएगा, यू प्रजाति में जाता है, उष्णकटिबंधीय प्रजाति में जाता है। क्लियर? चलिए, ये तो बात हो गई। अगर बात करें दक्षिण अमेरिका का वृक्ष रहित घास, जिसमें वृक्ष नहीं होते, वृक्ष रहित है घास, जो कि घास का मैदान को क्या कहा जाता है? तो हम बताएंगे पंपास कहते हैं। पंपास कौन से बताइए कैटेगरी में आएगा? अगर पंपास कहाँ है तो दक्षिण अमेरिका में है, याद रखिएगा। स्टेपीज आपका मध्य एशिया पूर्वी एशिया में, और पंपास ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, तो ये सब जो है कहाँ है? दक्षिण अमेरिका की कैटेगरी में आएगा पंपास। पंपास और कंपोस्ट में अंतर भूलिएगा मत। कंपोस्ट जो है यू कैटेगरी में आएगा, पंपास जो है एस प्रजाति में आएगा। एस प्रजाति मतलब शीतोष्ण में आएगा पंपास, और यू कंपोस्ट जो है उष्णकटिबंधीय। बार बार बोल रहा हूँ, भूलिएगा नहीं, अब सुनिएगा बस। सवाना वायुम, सवाना जो आपका नेचुरल की बात करें, सवाना वायुम की जलवायु अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय है। तो जलवायु जो है अगर पूछे कि क्लाइमेट जो है सवाना का, जो सवाना घास देखते हैं, और ये सवाना घास किस में आता है? अफ्रीका में आता है, और ये उष्णकटिबंधीय में मैदान में आता है। तो ये जो है जलवायु अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय है, बस इतना ध्यान रखना है। तो ये हो गए आपके घास के मैदान, मरुस्थल, और ये सब जो है शुष्क प्रदेश हम समझ गए। और याद रखिएगा, मरुस्थल की बात करेंगे, स्थल खंड की बात करेंगे, ठीक है? मरुस्थल स्थल खंड के शुष्क और अर्ध शुष्क भाग होते हैं। मरुस्थल ही और स्थल खंड, ये दो ही जो है ऐसा है कि शुष्क होगा और अर्ध शुष्क होगा, मतलब ज्यादा ना गर्मी ज्यादा ना ठंडा वाला। अगर अचानक गर्मी हुआ तो अचानक ठंडा भी होगा, इस तरह का याद रखिएगा। जो मुख्यतः उपोष्ण और उच्च वायुदाब क्षेत्र में पाए जाते हैं, जहाँ पे उच्च वायुदाब होगा ना, वहां पे ही आपको पाया जाएगा। हाई एकदम समझिए कि वायु वहां पे होगा, दाब होगा तभी, नहीं तो वहां पे नहीं होगा। तो उपोष्ण वहीं पे होता है, और शीतोष्ण तो भाई जहाँ पे ठंडा आनंद गनगना दे शरीर को।